हाय गाइस, मैं अतुल कुमार आपका डिप्लोमा स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं सेकेंड सेमेस्टर के लिए सिविल ब्रांच में मैकेनिक्स बुक लगी है, उसमें लेसन फ्रिक्शन चैप्टर का लाया हूं और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच फर्स्ट सेमेस्टर का भी में ये ईएमएम की बुक आती है, उसमें फ्रिक्शन चैप्टर है। जिन बच्चों की इलेक्ट्रॉनिक्स में ईएमएम में बैक लगी है वो भी ये चैप्टर पढ़ सकते हैं, अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। तो आओ हम बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स क्या है। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? जब कोई एक पिंड किसी दूसरे पिंड या सतह पर फिसलाया जाता है तो उनके सतहों के बीच स्पर्श रेखीय बल उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा से पिंड से विपरीत दिशा में होती है, जिसके कारण यह विरोध करती है। इस विरोधी बल को फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। मतलब फिर से समझो, इसका मतलब क्या है कि जब कोई एक पिंड किसी दूसरे पिंड के सतह पर फिसलाया जाता है तो उनके सतहों के बीच आसपास रेखीय बल उत्पन्न हो जाता है। जब सिंपल भाषा में समझो कि जब कोई एक पिंड है किसी दूसरे पिंड के सतह पर फिसलाया जाएगा तो उसके सतह पर कोई सतहों के बीच रेखीय बल उत्पन्न हो जाता है, तो जिसकी दिशा पिंड के विपरीत दिशा में होती है। तो जब पिंड के विपरीत दिशा में होती है तो इसके कारण यह एक विरोध करती है, यही विरोधी बल फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। तो आओ हम दिखाते हैं फ्रिक्शन फोर्स का डायग्राम कैसे लगता है। फ्रिक्शन फोर्स देखो, ये फ्रिक्शन फोर्स लग गया इधर की ओर म्यू आर, ये फोर्स इधर, ये पिंड है, ऊपर अभिलंब आर, रिएक्शन नीचे वेट। तो घर्षण बल बराबर F = म्यू × आर, जहाँ म्यू घर्षण गुणांक, आर अभिलंब प्रतिक्रिया, तो आर बराबर W बराबर mg। क्यों हुआ? क्योंकि अभिलंब प्रतिक्रिया बराबर W है, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बराबर W है तो आर बराबर W बराबर mg। तो देखते हैं घर्षण के प्रकार। घर्षण कितने प्रकार के होते हैं और देखते हैं घर्षण के प्रकार। घर्षण 3 प्रकार के होते हैं: स्थैतिक घर्षण, चरम या सीमांत घर्षण, गतिकी घर्षण। ठीक है, तो तीनों का हम बारी बारी से जान लेते हैं। तीनों क्या हैं बारी बारी से अच्छे से हम जान लेते हैं क्या है तीनों बारी बारी से। स्थैतिक घर्षण क्या है? जब कोई दो पिंड विरामावस्था में रखे हैं तो उनके सतहों के बीच उत्पन्न होने वाले घर्षण बल को स्थैतिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्थैतिक मतलब स्थित है, विरामावस्था में चल नहीं रहा है। जब कोई दो पिंड विरामावस्था में रखे हैं तो उनके बीच उत्पन्न होने वाले बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है। सीमांत घर्षण क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब जस्ट चलने वाला हो, जस्ट। जब कोई दो पिंड के सापेक्ष गति होने वाली हो तो, जब कोई दो पिंडों के सापेक्ष गति होने वाली हो तो सतहों के बीच उत्पन्न होने वाले घर्षण को सीमांत घर्षण कहते हैं। ठीक है। और तीसरा क्या है? गतिकी घर्षण। जब कोई दो पिंडों के बीच गति हो तो, जब कोई दो पिंडों के बीच गति हो तो उनके सतहों के बीच उत्पन्न होने वाले घर्षण को गतिकी घर्षण कहते हैं। जब कोई दो पिंडों के बीच गति हो तो उनके सतहों के बीच उत्पन्न होने वाले घर्षण को गतिकी घर्षण कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। ठीक है। तो आओ हम सर्पी घर्षण जानते हैं। सर्पी घर्षण क्या है? रोलिंग साइडिंग फ्रिक्शन। सर्पी घर्षण क्या होता है? सर्पी घर्षण होता है कि जब कोई एक पिंड किसी दूसरे पिंड के ऊपर फिसलाया जाता है। आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई एक पिंड किसी दूसरे पिंड के ऊपर फिसलाया जाता है, जब कोई एक पिंड किसी दूसरे पिंड के ऊपर फिसलाया जाता है तो इस प्रकार उत्पन्न होने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। एग्जाम्पल, पैदल चलना, मालिश करना। ठीक है। जब कोई एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर फिसलाया जाता है, अर्थात एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर फिसलाया गया, सर्पी घर्षण हुआ। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है और देखते हैं हम। रोलिंग घर्षण, इसे कहते हैं लुढ़न घर्षण। तो जब कोई एक पिंड किसी दूसरे पिंड के ऊपर लुढ़काया जाता है, उसमें फिसलाया जाता था, इसमें लुढ़काया जाता है, तो इस प्रकार उत्पन्न होने वाले घर्षण को लुढ़न घर्षण कहते हैं। जैसे रोलर, बियरिंग, पहिया युक्त वाहन, ठीक है, इत्यादि। अब हम जानते हैं घर्षण के नियम। घर्षण के नियम, घर्षण के कितने नियम हैं? 3 नियम। स्थैतिक घर्षण के नियम, सीमांत घर्षण के नियम, गतिकी घर्षण के नियम। लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉ ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन। एक बात मेरी जरूर ध्यान देना कि एग्जाम में क्या पूछ लेता है, डायरेक्ट ही पूछ लेता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, डायनेमिक फ्रिक्शन क्या है। इंग्लिश शब्द को हिंदी में ऐसे लिख के पूछ लेता है तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं अधिकतर लोग।
तो नहीं कन्फ्यूज मत होना, इसीलिए इंग्लिश भी मैं लिख दिया हूँ। तो आओ देखते हैं स्थैतिक घर्षण के नियम क्या हैं। स्थैतिक घर्षण के नियम क्या हैं? देखो, दो पिंडों के बीच लगने वाला सदैव रेखीय बल होता है और यह लगाया गया जो पिंड होता है वो विपरीत दिशा में कार्य करता है। सही बात। यही जो डिफिनीशन है इसका फर्स्ट स्थैतिक घर्षण का नियम है। ये पूरा फ्रिक्शन फोर्स पे अप्लाई होता है, पूरा फ्रिक्शन फोर्स पे अप्लाई होता है। दो पिंडों के बीच लगने वाला स्पर्श रेखीय बल होता है और लगाया गया जो बल होता है वो विपरीत दिशा में कार्य करता है। नंबर दूसरा क्या है? स्थैतिक संतुलन की अवस्था में घर्षण बल सदैव पिंड पर लगाए गए बल के बराबर होता है। स्थैतिक संतुलन की अवस्था में जो घर्षण बल होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, वो जो पिंड पर लगा हुआ बल होता है वो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो आओ हम जानते हैं सीमांत घर्षण के नियम। सीमांत घर्षण का नियम क्या है? तो पहले बताता है कि सीमांत घर्षण F अभिलंब प्रतिक्रिया R का अनुपात जो संपर्क सतहों के पदार्थ पर निर्भर करता है, जिसे घर्षण गुणांक कहते हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है, आप लोग देखो, सीमांत घर्षण बल को हम F से डिनोट करते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया R से डिनोट करते हैं। तो दोनों का अनुपात कर दोगे तो वही हो जाएगा इसके सीमांत घर्षण के प्रथम नियम। ठीक है, तो अब हम अगले तरफ देखते हैं। FL R म्यू क्या क्या है, पर ये जान लो। FL है लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ फोर्स। R क्या है? R क्या है? परपेंडिकुलर रिएक्शन। ठीक, और म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और देखते हैं दूसरा नियम क्या है सीमांत घर्षण का। तो कहता है सीमांत घर्षण बल F अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात समानुपाती होता है, अर्थात बराबर होता है। ठीक है, यह बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, R बढ़ेगा तो F बढ़ेगा। तीसरा कंडीशन क्या कहता है? नॉर्मल टेम्परेचर पर म्यू का मान स्थिर रहता है तथा यह पिंड के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो एकदम सामान्य ताप पर होता है, जो म्यू होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, वो स्थिर रहता है, उस पर वेग, पिंड के वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम तीसरा नियम जानते हैं, गतिकी घर्षण के नियम क्या है। गतिकी घर्षण बल पिंड के विपरीत दिशा में कार्य करता है, ये तो जान लो। जो घर्षण होता है पिंड के विपरीत दिशा में कार्य करेंगे, चाहे जो घर्षण हो। ठीक है, गतिकी घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण बल के मान से कम होता है। ये राइट बात है, याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी ऐसे विकल्प पूछ लेता है कि गतिक घर्षण अधिक है कि स्थैतिक घर्षण अधिक होता है, तो जान लेना कि जो गतिक घर्षण का मान होता है स्थैतिक घर्षण बल के मान से कम होता है, अर्थात स्थैतिक घर्षण बल का मान अधिक होता है। गतिक घर्षण बल पिंडों के सापेक्ष मानों पर निर्भर करता है। जो गतिक घर्षण बल होता है वो पिंड होते हैं, उनके सापेक्ष गति के मान पर निर्भर करता है, उनके सापेक्ष गति क्या है उन पर निर्भर करता है। अब हम देखते हैं घर्षण के लाभ क्या है। घर्षण होने वाले लाभ, एग्जाम में 2-3 लाभ लिख के चले आना, बस मैं आप लोगों को ऐसे रटा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, घर्षण, पैर और पृथ्वी के सतह के बीच लगने वाले घर्षण के कारण हम चल पाते हैं। कार स्कूटर के पहिए और पृथ्वी के सतह के बीच घर्षण होने के कारण हम गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। पुल्ली और पट्टे के बीच घर्षण बल होने के कारण वो पावर ट्रांसमिशन ही संभव होता है। अब ब्रेक और क्लच के बीच घर्षण होने के कारण गाड़ी आगे चलती है। पेन और हाथ के बीच घर्षण लगने के कारण हम लिख पाते हैं। दिया और सलाई का जलना घर्षण के कारण ही होता है। घर्षण के कारण कोई मनुष्य खंभे पर सीधा चढ़ सकता है। घर्षण होने के कारण छत पर सीढ़ी लगा कर हम चढ़ सकते हैं। ठीक है, तो घर्षण में इसमें केवल 3 लिख देना, बस कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 3 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको बताते हैं घर्षण से होने वाली हानि क्या है। घर्षण की हानि, घर्षण को होने वाली हानि बहुत हैं। अब ज़्यादा मत, 3 थी जान लो, लेकिन हम बता दे रहे हैं ढेर। ठीक है, मशीनों के चल भागों के घर्षण को कम करने के लिए हम लुब्रिकेंट अर्थात स्नेहक का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण खर्च बढ़ जाता है। ठीक है, और देखते हैं घर्षण के कारण मशीनों के पुर्जे भी खराब हो जाते हैं। घर्षण होने के कारण मशीन के कुछ पुर्जे घिस जाते हैं। घर्षण होने के कारण मशीनों में कमी आ जाती है। घर्षण के कारण हम भारी वस्तु को अपनी तरफ खींचने और ढकेलने में अत्यधिक ऊर्जा व्यय करते हैं। घर्षण होने के कारण ट्रांसफार्मर की प्लेटों में भंवर धारणाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं सीमांत संतुलन क्या है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम क्या है। जब कोई 2 पिंड संतुलन की अवस्था में है तो उन पिंडों के बीच सापेक्ष गति के बीच
जब कोई पिंड या जब कोई दो पिंड संतुलन की अवस्था में है तो उन पिंडों की सापेक्ष गति के बीच घर्षण भी संतुलन में होगा। इस प्रकार उत्पन्न घर्षण सीमांत संतुलन कहते हैं। अर्थात इसका कहने मतलब समझे, मान लो कोई दो पिंड है, वो संतुलन की अवस्था में है, ठीक, उनके संतुलन अवस्था में और उनकी गति के बीच संतुलन, या यदि कोई दो पिंड हो वो आपस में संतुलन की अवस्था में है, तो इनका कहने का मतलब यही है कि जो दोनों पिंड होंगे वो इक्विलिब्रियम में होंगे, अर्थात साम्यावस्था में होंगे, अर्थात संतुलन अवस्था में होंगे। ठीक है, गति होने के बाद जब कोई दो पिंड संतुलन की अवस्था में है, यदि वो गति करने के बाद भी उसमें जो घर्षण उत्पन्न होता है वो सीमांत संतुलन में होगा, वो अर्थात दोनों बराबर में होंगे। ठीक है, और हम जानते हैं घर्षक गुणांक और घर्षक कोण में संबंध है, परिणामी अपक्रिया। माना सीमांत घर्षक बल F हो गया और अविलंब प्रतिक्रिया R हो गया। ठीक है, के परिणामी बल S को कहते हैं। ठीक है, और ऊपर R होता है, ये W होता है। मैंने ये डायग्राम बना दिया था, ये इधर घर्षक बल लगता है, इधर पिंड की दिशा होती है। ठीक है, तो ये मैंने S परिणामी मान लिया और यहाँ अल्फा मान लिया। ठीक है, ये R है, यहाँ F यहाँ था तो F यहाँ मान लिया। ठीक, ABC नामकरण कर दिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं त्रिभुज BOC में। ठीक है, तो tan अल्फा एंगल है, tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, BC, थीटा के सामने वाला जो लंब होता है, तो BC बटे OC। तो tan अल्फा BC बराबर क्या दिया था, BC बराबर दिया है F और OC बराबर दिया है R। तो रख दिया BC बराबर F, OC बराबर R। तो R बराबर हम जानते हैं कि F बराबर म्यू R होता है। घर्षण बल में हम सिखाए थे आप लोगों को, W बराबर F बराबर म्यू R mg लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देन R बराबर F अपान म्यू कर सकते हैं, तो R के स्थान पे F अपान म्यू रख दिया, तो म्यू से म्यू काट दिया, तो म्यू ऊपर चला गया। फिर tan अल्फा बराबर म्यू होगा, म्यू बराबर tan अल्फा हो गया। ठीक है, तो गाइज ये फ्रिक्शन चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। मैं वीडियोज़ को ज़्यादा लंबी ना बना के मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। मैं अब सेकंड पार्ट लेके जल्द ही आऊँगा, और इसमें जिन बॉयज़ या गर्ल्स की बैक लगी हो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच या सिविल ब्रांच में तो फर्स्ट सेमेस्टर में थी ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में है, तो उन लोगों को मैं यही कहूँगा कि फ्रिक्शन चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, इसमें क्वेश्चन उठते हैं ज़रूर। ठीक है, तो मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।